व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू फार्मा डिकोडर। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसमें हम एक मेजर टॉपिक जो कि है एसिड बेस एंड बफर्स को कम्प्लीटली काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 2। सो देखो, हमें ये एसिड बेस बफर वाला ये जो टॉपिक है, इसमें मेनली ना इसकी थ्योरीज कवर करनी है, जो अरेनियस थ्योरी है, लुईस थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है। लेकिन थ्योरी समझने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है। तभी तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, तभी तो आप थ्योरीज को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है एसिड, बेस और बफर। तो सबसे पहले आता है एसिड। देखो, बचपन में आपने एसिड के बारे में जो जो पता है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। सार होता है टेस्ट में, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। और उसके बाद देखो, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर हम उससे टेस्ट करें तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है अगर एसिड होगा तो। और एसिड्स ना बेस के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। उसके बाद बहुत सारे एसिड जो होते हैं ना, वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, तो उन्हें काफ़ी केयरफुली हैंडल करना होता है। मतलब एसिड्स को वैसे भी ना केयरफुली ही हैंडल करना होता है, ठीक है, क्योंकि हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट अभी एसिड के बारे में अगर हम उसकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स देखें, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे एसिड की, तो देखो, सॉर टेस्ट में होता है। अब इसका मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट करके देखना? नहीं, वैसा मत करना, क्योंकि हार्मफुल होते हैं ऑब्वियसली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। देखो, हमारा जो लेमन जूस हो गया, सिट्रिक एसिड, ठीक है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। अगर आप लेमन जूस टेस्ट करोगे, कैसा होता है वो? सार होता है टेस्ट में, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? <<7 होती है, ठीक है, क्योंकि 7 पर न्यूट्रल होता है। 7 से अगर ज़्यादा होती है, 7 to 14 होती है, तो बेसिक हो जाएगा। और अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक हो जाएगा। और अगर 7 से जितना दूर जाती है वैल्यू, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मतलब एसिड में 7 से जितना ज़्यादा दूर जाएगी, मतलब 0 के जितना ज़्यादा पास होगी वैल्यू, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा। उसके बाद हमारे एक्वस मीडियम में जो होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड्स को अपने डिसॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं, क्योंकि ये H+ आयंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। और मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स जैसे कि हमारे जिंक हो गए, मैग्नीशियम हो गए, इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे पता लगाना है। अगर आप उसके ऊपर बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो एक पॉप साउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज के लिए यूज़ होता है। देन एसिटिक एसिड, जो कि हमारे विनेगर में प्रेजेंट होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसिड के, तो ये भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो देखो, एसिड पढ़ा है तो आप लोगों ने बेस भी पढ़ा ही होगा। तो बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और H+ को हमारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा वो जो होगा एसिड, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इनका यूजुअली टेस्ट बिटर होता है और सोपी या फिर स्लिपरी फील होता है, ठीक है। जैसे आपने सोप देखा है कभी? वो बेस होता है नेचर में, सोप हो गई, डिटर्जेंट हो गए, तो इनका कितना सोपी और स्लिपरी सा फील होता है ना, और टेस्ट भी बिटर होता है इनका। उसके बाद ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। देन अगर हम देखें इनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक बेसिस की, तो बेस जो होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में, स्लिपरी होते हैं टच में, और जो इनका pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। अब जो हमने पहले डिस्कस किया था, 7 से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा एसिड या बेस, कुछ भी हो। तो मतलब 14 या जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसके बाद ये भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। और उसके बाद ये हमारे जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, अगेन सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखना चाहो बेसिस के, तो वो होते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जिसे हम NaOH बोलते हैं, ये हमारे सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे बेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब एसिड बेस हमने दोनों देख लिए, अब उनके बीच के कुछ जर्नल की डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो अभी हमने इनमें डिस्कस किए, जो इन पॉइंट्स में डिस्कस किए, उधर से ही आ जाएंगे डिफरेंस। देखो, एसिड जो होते हैं हमारे H+ आयंस को रिलीज करते हैं, लेकिन बेसिस हमारे हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करते हैं और H+ आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एसिड जो होते हैं उनकी pH जो होती है वो 7 से कम होती है और बेसिस की pH 7 से ज़्यादा होती है। उसके बाद एसिड्स हमारे साउर होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो होते हैं हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में और स्लिपरी होते हैं टच में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है एसिड और बेस का अगर हम फार्मा फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, अगर हमें किसी भी फॉर्मुलेशन की प्रॉपर pH मेंटेन करनी है तो इम्पोर्टेंट है ही है एसिड बेस। उसके बाद ड्रग की स्टेबिलिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, इन सबको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हमारे बफर सिस्टम में यूज़ होते हैं इंजेक्शन, सिरप, साइड ड्रॉप, मतलब काफ़ी सारी फॉर्मुलेशंस में भी यूज़ होते हैं, बफर सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब उसके बाद ना हम कुछ थ्योरीज़ को काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। तो थ्योरीज़ देखते हैं जो हमारे एसिड बेस कंसेप्ट पर बेस होती हैं। पहली है अरहेनियस थ्योरी। तो अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। यही हमने पढ़ा जब हमने वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखो, HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा और इस तरीके से वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर देगा। और अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सब्सटेंसेस जो कि हमारे हाइड्रोक्सिल आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। जैसे NaOH जो होगा हमारा Na+ और OH- में डिसोशिएट हो जाएगा। अब ये थ्योरी काफ़ी अच्छी थी, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कॉमनली तो, लेकिन इसकी ना कुछ तो लिमिटेशंस रही होंगी तभी तो बाकी थ्योरीज आई। तो देखो, लिमिटेशंस क्या थी, ये हमारे सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, है ना। और ये एसिड बेस बिहेवियर को नॉन एक्वस मीडिया में जो एसिड बेस बिहेव कर रहे थे वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, तो इसीलिए हमारी और थ्योरीज को भी एंट्री लेनी पड़ी। नेक्स्ट है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अब देखो, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब के अकॉर्डिंग हमारे जो एसिड थे वो थे हमारे प्रोटॉन डोनर, मतलब H+ जो डोनेट करते थे। ये तो सेम बात हो गई अरहेनियस की तरह, ठीक है। उसके बाद बेस जो थे वो हमारे H+ एक्सेप्टर बता रहा है। अब ये भी हमने कॉमनली पढ़ा था कि वो हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं लेकिन H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब के अकॉर्डिंग। उसके बाद इस कंसेप्ट ने ना हमारे एक्वस और नॉन एक्वस दोनों सिस्टम की रिएक्शंस को, दोनों सिस्टम में एसिड बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और एक और कंसेप्ट दिया था ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब ने, जो कि था हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसका मतलब एक एसिड जब हमारा प्रोटॉन को डोनेट करता है तो इसका कंजुगेट बेस फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और एक बेस जब हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कंजुगेट एसिड एक्सेप्ट बन जाता, मतलब एक फॉर्म कर लेते हैं कंजुगेट एसिड। तो ये जो देखो, एक ही रिएक्शन में कंजुगेट एसिड भी रहेगा, कंजुगेट बेस भी रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के बाद एक और कंसेप्ट आता है जो कि है लुईस कंसेप्ट। अब लुईस के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर थे और जो हमारे बेस थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर थे, ठीक है। मतलब देखो, अभी तक सब लोग प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे थे या फिर आयंस के फॉर्म में बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारा लुईस कंसेप्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बात की गई। मतलब एसिड जो हो गए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गए, जो कि अभी तक सिर्फ डोनेट कर रहे थे हमारी दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग, और जो बेस थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। अब ये हमारा कंसेप्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट है और एक्सप्लेन करता है रिएक्शन को, जहाँ पे हमारा कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, उन रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर देता है। नाउ अगर हम बात करें हमारे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो देखो, अब
ऐसा थोड़ी है कि सारे एसिड या सारे बेस की स्ट्रेंथ सेम होगी। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनको अगर हम देखना चाहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली और ईजिली आयोनाइज हो जाते हैं हमारे एक्वस सोल्यूशन में। जैसे हमारा HCl, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं हमारे किसी भी सोल्यूशन में या फिर एक्वस सोल्यूशन में। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अगेन और हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करेंगे, जैसे NaOH, KOH। वीक बेस पार्शियली आयोनाइज होंगे, पार्शियली डिसोशिएट करेंगे अपने आयंस को, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH। नेक्स्ट एक आता है हमारा pH और POH स्केल। तो आपने pH के बारे में सुना होगा। pH क्या होता है? pH इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हम बेसिकली पता लगाते हैं कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना कि एसिड की pH 7 से नीचे होगी, बेस की 7 से ज़्यादा होगी, तो वो हम pH स्केल से ही पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो कंसेप्ट में, pH जो होता है वो इक्वल होता है हमारे -log H+ के, और जो हमारा POH होता है जो कि हम बेस के लिए बेसिकली देखते हैं, वो इक्वल होता है हमारा -log OH- के, ठीक है। तो जब आपको pH और POH कैलकुलेट करना होगा तो आप कर सकते हैं इसे कैलकुलेट। उसके बाद अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो जो pH प्लस POH होता है वो हमारा इक्वल होता है 14 के, ठीक है, क्योंकि हमारा pH स्केल भी 14 के इक्वल होता है। तो जब हमारे एसिड और मतलब ये pH और POH दोनों की स्ट्रेंथ को अगर हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल आता है 14 के एट द नॉर्मल टेम्परेचर जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें लोअर pH तो एसिडिक सोल्यूशन होगा और हाई pH तो बेसिक सोल्यूशन होगा। अब pH का क्या इंपॉर्टेंस है फार्मेसी में? तो हमारे ड्रग की सॉलिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब आगे मतलब फार्माकोलॉजी, मेडिकेम वगैरह पढ़ोगे ना, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अफेक्ट करता है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद हमारे हमारे इरिटेशन वगैरह जितनी भी हो रही होती है या फिर कंपैटिबिलिटी जो होती है डोजेस फॉर्म की, उसे भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। मतलब इरिटेशन क्यों हो रही है, देखो ज़्यादा एसिडिक होगा तो इरिटेशन हो सकती है, ज़्यादा बेसिक से भी इरिटेशन हो सकती है, नो डाउट। और हमारी डोजेस फॉर्म एसिडिक मीडियम में कंपेटेबल है, बेसिक में कंपेटेबल है, या फिर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एसिड या बेस की जब कंपेटेबल होगी, उस सबको भी डिफाइन करता है हमारा pH। नाउ हमारा एक कंसेप्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वो देख लेते हैं हम क्या होता है, जिसे हम KW से डिटरमाइन करते हैं। तो KW इक्वल्स टू H+ और इंटू OH-, ठीक है। मतलब जो हमारे H+ आयंस होंगे और जो OH- आयंस होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो हमारे KW की वैल्यू आएगी, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आएगा। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हमारा KW होता है मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो होता है 10⁻⁻14 के इक्वल। और अगर हम बात करें न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो जो हमारे H+ होते हैं वो हमारे OH- के इक्वल होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल है तो एसिड बेस हमारा इक्वल अमाउंट में होगा। उसकी वैल्यू होती है हमारी 10⁻⁻7 मोलर या फिर 1 × 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। अभी तक देखो हमने एसिड्स को अच्छे से देखा, बेसिस को देखा, उसके बाद हमने एसिड बेस थ्योरीज देखी तीनों, जिसमें हमने अर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और ल्यूइस कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने pH और POH के बारे में भी थोड़ी सी बात करी, स्ट्रेंथ देख ली हमारे एसिड और बेसिस की, और हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है उसको भी थोड़ा सा देख लिया। उसके बाद देखो बफर्स देखते हैं हम, बफर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक में एसिड बेस बफर तीनों चीज़ें ना, तो अब हम देखते हैं बफर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब बफर सॉल्यूशन इज द वन दैट रेजिस्ट चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर एडेड, ठीक है। मतलब आपका एक pH एक सोल्यूशन है जिसकी pH लेट्स से 8 है, तो अगर आपने उसमें बफर सोल्यूशन यूज़ कर रखा है, ठीक है,
तो उसके बाद अगर हम उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो उस एसिड और बेस के ऐड करने से जो पीएच में चेंज आएगा उसको रेजिस्ट करता है, उसको नहीं होने देता है। जैसे कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए, थोड़े अगर हम चेंज करेंगे उसके पीएच में, कंसंट्रेशन में, तो थोड़े टाइम के लिए वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर हम थोड़े अमाउंट में ऐड करते हैं, मार्क द पॉइंट, व्हेन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट में हम ऐड करेंगे एसिड्स और बेस। उसके बाद हम अगर बात करें बफर सोल्यूशन की, तो बफर सोल्यूशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं। तो मेनली दो होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो देखो, एसिडिक बफर वो होते हैं जो हमारे वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बने होते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मतलब इसमें एक वीक एसिड होगा, उसका सॉल्ट होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उससे ये बने होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एसिडिक बफर बनता है। उसके बाद बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर जो होते हैं बेसिकली हमारे, उनमें वीक बेस और उसका सॉल्ट और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अब देखो, ये इसमें सॉल्ट आ रहा है पर आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम्पल में तो हम दो ही चीज़ देख रहे हैं। तो जब हमारे देखो एसिड और बेस जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो उसका सॉल्ट मतलब एक वीक एसिड वीक बेस जब रिएक्ट करेंगे उसके सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बफर कैपेसिटी। तो देखो बफर कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ बफर एबिलिटी टू रेजिस्टेंट, मतलब कब तक हमारा बफर जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है, यही तो समझ आ रहा है। मतलब कितना ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी है टू रेजिस्ट द पीएच चेंज, मतलब कब तक वो हमारे पीएच चेंज को रोक सकता है कि ना हो ये। उसके बाद ये जो बफर कैपेसिटी है वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे हमारे बफर कंपाउंड्स की या बफर कंपोनेंट्स बोले हम, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, रेशियो कितना है सॉल्ट का एसिड और बेस के साथ, है ना। मतलब सॉल्ट रेशियो, सॉल्ट का रेशियो कितना है हमारे एसिड या बेस के साथ, मतलब एक कंपोनेंट होगा। उसके बाद मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितनी आ रही है हमारे, है ना, जब हमारा पीएच हमारा पीके के बराबर है। बेसिकली पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। ये सब चीज़ें भी अब आगे देखोगे, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये देखता है कि हमारा कितना ज़्यादा कब तक चेंज हमारा जो रेजिस्ट है वो कर पा रहा है हमारा बफर सोल्यूशन एक। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। और हम देखो बफर कैपेसिटी को हम कुछ और टर्म से भी बोलते हैं, जैसे कि बफर इंडेक्स हो गया, बफर वैल्यू, बफर एफिशिएंटी और बफर कोफिशिएंट। अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होता है बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए और डेल्टा बी। अगर हमारा बफर सोल्यूशन हमारा एसिडिक है तो डेल्टा ए और बेसिक है तो डेल्टा बी। ठीक है, उसके बाद डेल्टा पीएच। उसके बाद बीटा जो है उसका मतलब है इधर बफर कैपेसिटी, डेल्टा ए डेल्टा बी मतलब कितना हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा ए और बेस ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा बी। ठीक है, उसके बाद डेल्टा पीएच मतलब चेंज इन पीएच, हमारा पीएच में कितना चेंज आ रहा है। इस तरीके से हम जो अपनी बफर कैपेसिटी होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आपको पता होगा आपने कितना एसिड या कितना बेस ऐड किया है, ये आपको पता होगा। चेंज इन पीएच आप निकाल ही लोगे, मतलब आपको पता होगा कि हमारी पहले पीएच कितनी थी और अब पीएच कितनी है, माइनस करोगे चेंज इन पीएच आ जाएगा। उसके बाद आप डेल्टा बी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फार्मा के फील्ड में। तो पहला तो पीएच जो होगा उसे मेंटेन करके रखेगा, ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, पेशेंट कंफर्ट को इम्प्रूव करेगा, इरिटेशन नहीं होगी। बेसिकली अगर हम बफर्स यूज़ करेंगे तो हमारा पीएच जो होगा वो बिल्कुल सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो हमें इरिटेशन नहीं होगी। उसके बाद एनहेंस करेगा हमारे थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को, इन्हेंस करेगा थेरेपेटिक, जिससे कि हमारा जो ड्रग होगी वो काफ़ी ज़्यादा थेरेपेटिकली इफेक्टिव होगी। उसके बाद हमारे इंजेक्शन, आई ड्रॉप और लिक्विड, ओरल लिक्विड्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब इंजेक्शन और आई ड्रॉप में तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है
क्योंकि देखो इंजेक्शंस को आप देखो डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो मेडिकेशन को रिलीज करना है। अगर उसका पीएच हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला पीएच है उससे मैच नहीं करता है तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखो हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है ब्लड का वो 7.4 होता है और जो कि ऑलमोस्ट हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब स्लाइटली आप बेसिक बोल सकते हो, वेरी स्लाइटली बेसिक। उसके बाद फॉस्फेट बफर और एसिटिक बफर जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल बफर्स की में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, फॉस्फेट बफर और एसिटेट बफर। उसके बाद इम्प्रॉपर पीएच जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन या फिर डिग्रेडेशन करा सकती है हमारी ड्रग्स का। अब प्रेसिपिटेशन और डिग्रेडेशन हो जाएगा तो जो हमें प्रॉपर्टीज ड्रग्स से चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है हमारा बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या होता है, आपको इसका क्या मतलब समझ आ रहा है, मतलब बफर हमारा कैसे एक्शन कर रहा होगा, कैसे अपना काम कर रहा होगा। तो देखो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। हमारे जो पीएच में चेंज हो रहा है उसको जब हमारा बफर सोल्यूशन जो रेजिस्ट कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, ठीक है। जब हमने स्मॉल बेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जब हमने ऐड किया तो जो हमारा जो बेसिकली हमारा बफर सोल्यूशन है वो उसको कैसे रजिस्ट कर रहा है, किस मैकेनिज्म से रजिस्ट कर रहा है, वो मैकेनिज्म हमको इधर देखना है। तो देखो बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर की। तो सबसे पहले हम एसिडिक बफर देख रहे हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं, हमने इसमें वीक एसिड यूज़ किया अपना सोडियम एसिटिक एसिड जो कि हमारा CH3COOH और उसका ही सॉल्ट यूज़ किया है हमने। अब देखो वीक एसिड और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होता है ना, तो उसका सॉल्ट हमने यूज़ किया है सोडियम एसिटेट जो कि है हमारा CH3COONA, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने यूज़ की हैं। तो जब ये डिसोशिएट होगा हमारा सॉल्ट तो वो डिसोशिएट होगा हमारा एसिटेट आयंस और सोडियम आयंस में, जो कि हमारा होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ एडिंग एन एसिड, जब हम एक एसिड को ऐड करते हैं हमारे एसिडिक बफर में तो क्यों पीएच चेंज नहीं होता, कैसे पीएच चेंज नहीं होता, उसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो देखो जब हम एसिड ऐड करते हैं जैसे कि हमारा HCl को हम जब ऐड करते हैं हमारे जो हमारा एसिडिक बफर होता है उसमें, तो HCl हमारा कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है H प्लस और Cl माइनस में। तो जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं हमारे H प्लस से वो हमारे एसिटेट आयंस के साथ कंबाइन करते हैं, डेट इज CH3COO माइनस, जो कि हमारे ऑलरेडी बफर में प्रेजेंट है, जो कि हमारे बफर के ही डिसोसिएशन से हमको मिला है। उसके साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड को फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि एसिटिक एसिड हमारे जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कोई भी नया कंपाउंड तो नहीं बना। तो जो हमारे एसिटिक एसिड की पीएच है वो ही पीएच तो रहेगी, तो इसीलिए पीएच ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं कि अगर देखो हमने एसिड ऐड किया, हमने देख लिया कैसे पीएच चेंज नहीं हुआ, उसके बाद अगर हम बेस ऐड करेंगे हमारे एसिडिक बफर में तो क्यों पीएच चेंज नहीं होगा। तो बेस जैसे कि हमारा NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम उसको ले लेते हैं तो वो भी हमारा डिसोशिएट होगा Na प्लस और OH माइनस में। अब जैसा कि हमारा बफर हमारा डिसोशिएट हुआ था तो उसके बाद हमारा जो एसिटेट आयन था उसके साथ तो हमारा एसिड ने कंबाइन करके कर लिया, लेकिन अब हमारा बेस से रिलीज होगा हमारा OH माइनस आयन, ठीक है। तो जो OH माइनस आयंस होंगे वो हमारे H प्लस के साथ कंबाइन करके हमारा वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसकी पीएच हमारी नियरली न्यूट्रल होती है, कांस्टेंट होती है, अब अबाउट 7 होती है। तो इसलिए हमारे पीएच पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमारे बफर सोल्यूशन के भी पीएच में ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा और वो अनचेंज रहेगा। नाउ हमने एसिडिक बफर की बात कर ली, अगर हम बात करें बेसिक बफर की तो वो कैसे काम करते हैं। तो मानो आप बेसिक बफर जो है वो हमारा दो चीज़ से बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा तो वो NH4 प्लस प्लस OH माइनस में डिसोशिएट होगा और अमोनियम क्लोराइड हमारा NH4 प्लस प्लस HCl में हमारा डिसोशिएट होगा। तो अब यहीं से हमारी हम देखेंगे एसिड ऐड करेंगे तो कैसे हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से OH भी निकला है
तो हम एसिड ऐड करेंगे तो वो OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा, और जब हम बेस ऐड करेंगे तो उससे OH माइनस आयंस आएंगे, तो इधर से NH4 भी निकला है तो वो NH4 OH बना लेगा, जो कि हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मतलब इसी तरीके से हमारी pH चेंज होगी। बाकी अभी हम रिएक्शन वाइज भी देख लेते हैं। सो देखो, एडिशन ऑफ एसिड, अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो हमारा जैसे HCl ले लिया, वो हमारा कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अब जैसा हमारा जो बफर सोल्यूशन का डिसोशिएशन हुआ उससे OH माइनस रिलीज होगा, तो उसकी वजह से हमारा H2O जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा जब OH माइनस के साथ H प्लस कंबाइन करेगा। इसके बाद जो हमारा एडिशन ऑफ बेस, मतलब अगर हम NaOH ऐड करते तो NaOH भी कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है Na प्लस और OH माइनस में। OH माइनस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से बेसिक pH जाता है, तो OH माइनस हमारा कंबाइन हो जाएगा हमारे NH4 प्लस के साथ, जो कि हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन लेगा, जो कि पहले से हमारे सोल्यूशन में है। तो ऑलमोस्ट pH इधर भी अनचेंज्ड ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बफर इक्वेशन, जिसे हम हेंडरसन-हसलबैक इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कैलकुलेट कर, मतलब जो हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, मतलब बफर सॉल्यूशन का हमारा कितना पीएच है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन वीक एसिड, उसका सॉल्ट जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया होगा, और जो हमारी पीएच होगी सोल्यूशन की उसके साथ, है ना। इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको एक्सप्लेन करती है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक बफर सिस्टम के लिए। तो एसिडिक बफर सिस्टम में बेसिकली एक वीक एसिड होता है जो कि होता है हमारा एसिटिक एसिड, जो कि होता है CH3COOH, और एक सॉल्ट होता है इस एसिड का जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना होता है, दैट इज सोडियम एसिटेट। ठीक है। और जब इनका आयनाइजेशन होता है, तो देखो जब एसिड का आयनाइजेशन होगा तो H प्लस आयंस रिलीज होंगे और एसिटेट आयंस बनेगा। ठीक है। तो इधर हम HA जो है उसको हम इंडिकेट करेंगे एज वीक बेस, और A माइनस को एज सॉल्ट हम इंडिकेट करेंगे, जो कि हमारा कंजुगेट बेस भी होता है। ठीक है। तो जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, HA गिव्स H प्लस, जो कि हमारा H प्लस आयंस है, और A माइनस। ठीक है। तो ये हमारी बनेगी जर्नल फॉर्म, जर्नल रिएक्शन फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो A माइनस है उसे हमने बेस की मतलब सॉल्ट की तरह ही क्यों कंसीडर किया है। ठीक है। तो जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। तो सॉल्ट जैसे कि CH3COONA होता है वो डिसोशिएट करेगा कंप्लीटली, तो वो किस फॉर्म में आएगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। तो जो मोस्ट ऑफ द जो एसिटेट आयंस होंगे जिसे हमने A माइनस से जो कंसीडर किया है, A माइनस कंसीडर किया है, वो हमारे किससे आ रहे हैं, वो सॉल्ट से आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एसिड तो इतना ज़्यादा डिसोशिएट नहीं हो रहा ना, तो मोस्टली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट की है हमारे एसिटेट आयंस में, इसीलिए हम जो A माइनस है उसको एज सॉल्ट रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हम देखते हैं अपना हेंड्रोसेल हैसलबैच इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, और इसका जो पूरा डेरिवेशन होता है, जो कंप्लीट इक्वेशन आती है, उससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ मास इक्वेशन के एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा K इक्वल होता है वो इक्वल होता है हमारा H प्लस A माइनस अपॉन एच ए के। ठीक है। तो H प्लस A माइनस एच ए ये सब हम देख चुके हैं। H हमारा वीक एसिड था, A माइनस हमने सॉल्ट को रिप्रेजेंट किया था, और H प्लस हमारे H प्लस आयंस थे। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें इस फॉर्म में भी तो मिल सकता है, ये H प्लस इक्वल्स टू KA इंटू HA अपॉन A माइनस। ठीक है। ऐसे भी तो मिल सकता है हमको। अब आप सोचोगे कि ये हमारा जो HA है ये एकदम से मतलब न्यूमरेटर में कैसे आ गया, ये माइनस डिनोमिनेटर में क्यों चला गया था। तो देखो, अगर आप यहाँ से K माइनस को ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगा, लेकिन अगर हमको इसका माइनस साइन हटाना है तो हम ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जस्ट पलट देते हैं। आप ये मान लो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। हमने रिप्लेस कर दिया इधर HA को फ्रॉम एसिड, क्योंकि हमारा वीक एसिड था ये, और A माइनस हमारा सॉल्ट था, तो उसकी जगह वो लिख दिया। तो HA इक्वल्स टू KA इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, ये आ गई रिएक्शन।
अब लॉग अगर हम दोनों साइड ले लें तो माइनस एच प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, यही तो आएगा। उसके बाद माइनस लॉग एच प्लस जो होता है वो हमारा पी एच होता है, तो इसकी जगह हम पी एच लिख सकते हैं, और माइनस लॉग के की जगह पी के लिख सकते हैं हमारा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, पी एच इक्वल्स टू पी के। अब इसको अगर हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन जो हमारा एसिड और बेस का ये जो रेशियो है ये रिवर्स हो जाएगा। तो प्लस लॉग जो हमारा सॉल्ट डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और एसिड हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन होता है। बाकी आप इसे बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल ना भी पूछे जाएं तो इसका डेरिवेशन आ जाता है 5 नंबर में। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो देखो इसमें आपको बफर्ड सोल्यूशन तो पता है, आइसोटोनिक का हम मतलब समझते हैं। तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा टोनिसिटी क्या होता है। तो टोनिसिटी बेसिकली कंसंट्रेशन होती है किसी सोल्यूशन की एज़ कम्पेयर टू द अदर सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। ठीक है, अगर हम फार्मेसी में बात करें तो जो बफर सॉल्यूशन जो हमारी बॉडी में यूज्ड होते हैं ना, उनका सेम और ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स का होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इरिटेशन कॉज हो सकता है या और भी कोई हार्म कॉज हो सकता है। अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी की जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम की टॉनिसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। ठीक है, अगर अब हम और भी देखेंगे इसके बारे में। तो देखो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अगर हम टॉनिसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। एक आइसोटोनिक मतलब जिसकी आइसो मतलब सेम, मतलब जिसकी सेम टॉनिसिटी होगी। एक हाइपोटोनिक मतलब कम होगी। एक हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा होगी। तो इनको अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है आइसोटोनिक सोल्यूशन, मतलब एक ऐसा बफर सोल्यूशन जिसकी टोनिसिटी इक्वल है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के। हाइपोटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन कम है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के। और हाइपरटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से। ठीक है, अब ये तो देख लिया कि 3 टाइप के सोल्यूशन, लेकिन हमको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन हाइपोटोनिक है कौन सा हाइपरटोनिक है। तो उसके ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो 2 टाइप के मेथड होते हैं हमारे। पहला होता है क्रायोस्कोपिक मेथड जिसे हम कॉलिगेटिव मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा हीमोलाइटिक मेथड। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं अभी एक एक करके। सबसे पहले है क्रायोस्कोपिक मेथड, इसे हम कॉलिगेटिव मेथड भी बोलते हैं। ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस, ये इन सब पर बेस होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली जो टेस्ट सोल्यूशन होता है उसे एक स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। जैसे उसका देखो फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे। और देखो अगर टेस्ट का सब कुछ ये सारी चीज़ें जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बिल्कुल इक्वल हैं, तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो आइसोटोनिक होगा। और अगर हमारे टेस्ट की जो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये कम आ रही हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो वो हमारा हाइपोटोनिक होगा, और ज़्यादा आ रही हैं तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। नेक्स्ट जो मेन मेथड है जो हमें मेनली पढ़ना है वो है हीमोलाइटिक मेथड। इसमें हम टोनिसिटी को डिटरमाइन करते हैं रेड ब्लड सेल्स पर, है ना, उनको देखते हैं और उससे डिटरमाइन करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है उसमें हम रेड ब्लड सेल्स को डालते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो मानो आपकी कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर तो वही है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, लेकिन अगर आपका सोल्यूशन सेम कंसंट्रेशन का है तो कोई चेंज नहीं आएगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा कुछ भी, है ना।
तो सॉल्वेंट कहीं मूव नहीं करेगा तो सेल सेम रहेगी, तो हमको पता चल जाएगा कंडीशन क्या है, हमारा आइसोटोनिक है। लेकिन अगर सेल हमारी श्रिंक कर जाती है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है ब्लड की कंसंट्रेशन से, मतलब कि हमारे ब्लड से जो आरबीसी से था सॉल्वेंट वो मूव कर दिया सोल्यूशन में, ठीक है। तो वाटर हमारा आरबीसी से निकल गया, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी श्रिंक हो जाती है। ये आप देखो, आपने वो देखे होंगे ना, किशमिश आती हैं, ठीक है, आप उसके साथ भी कर सकते हो। आप उसको ना वाटर में डालोगे तो, लेकिन देखो ना उधर उल्टा काम होता है, आप उसको वाटर में डालोगे तो वो स्वेल कर जाती हैं। तो क्यों कर जाती हैं स्वेल वो, क्योंकि जो उनके अंदर सेम चीज़ होती है, जो सॉल्वेंट होता है वो मूव कर जाता है उसके अंदर, इस वजह से वो स्वेल कर जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा सेल श्रिंकेज का, तो सेल श्रिंकेज जब होगा तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चेंज नहीं होता है तो आइसोटोनिक होगा सोल्यूशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर सेल हमारी स्वेल कर जाती है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, सेल स्वेल कर गई मतलब जो हमारा अ, जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है हमारे सेल से, तभी तो हमारा सोल्यूशन से सॉल्वेंट हमारा सेल के अंदर मूव किया है। सेम किशमिश में होता है, अंदर मूव कर जाता है क्योंकि उधर कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा अगर सेल के अंदर मूव कर जाएगा तो हमारी सेल स्वेल हो जाएगी और जो सोल्यूशन होगा वो हमारा हाइपोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि उधर कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है, और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ओके, देन उसके बाद अब देखो हमको पता चल गया कि हमारा ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, ये हमने देख लिया, काफ़ी सारे मेथड देख लिए, दोनों मेथड हमने क्लियरली देख लिए। उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हाइपरटोनिक है तो हम उसके उसके हाल पर छोड़ देंगे, हमारी कोई ड्रग है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बन रही है, हाइपरटोनिक में बन रही है, ऐसा तो यूज़ नहीं कर सकते ना हम उसे। तो हमको ना उसकी टोनिसिटी एडजस्ट करनी होती है। तो उसके लिए भी ना कुछ मेथड्स होते हैं जो कि दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, मेनली क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 जो होती है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस के लिए होती है, और क्लास 2 होती है हमारी हाइपरटोनिक सोल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब क्लास 1 मेथड्स जो होते हैं वो मेनली अप्लाइड होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसकी हम टोनिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे और उसे हम आइसोटोनिक तक ले जाएंगे। अब टॉनिक की टॉनिसिटी जो थी वो कम थी, तो अब टॉनिसिटी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करते 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 आइसोटोनिक पे ले जाएंगे और रुक जाएंगे, जिससे हमारी जो कंसंट्रेशन होगी, टॉनिसिटी होगी, वो मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्लास फर्स्ट में कौन कौन से मेथड आते हैं। तो देखो हमें ये तो पता चल ही गया कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, मतलब हमको टॉनिसिटी बढ़ानी है, उस तक मेंटेन करने के लिए, आइसोटोनिक बनाने के लिए हमको टॉनिसिटी बढ़ानी है। तो देखो इसमें दो मेथड आते हैं, एक होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, एक होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। तो देखो क्रायोस्कोपिक मेथड को हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट को बॉडी फ्लूइड्स के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर करते हैं। जिससे अब ये कैसे होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हमें बेसिकली कंसंट्रेशन ही तो बढ़ानी थी, तो हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और मेन एम क्या रहता है इस मेथड के अंदर कि हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बॉडी फ्लूइड्स के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर लाना होता है, जो कि -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं W = 0.52 - A/B, ठीक है। जिधर W होता है हमारा एडजस्टिंग सब्सटेंस का वेट, जो कि हम ग्राम्स में भी लेते हैं, और कैलकुलेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेसिस पर की जाती है, ठीक है। ये मेथड साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है और काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड भी होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें हम ए और बी क्या होता है इसमें, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट जो ए होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन, और दूसरा बी जो होता है वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सोल्यूशन। मतलब जो हमारा ए लेना है, वो हमने जो पहले सोल्यूशन नहीं किया है एडजस्ट,
उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेना है, उसका 1% सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है, बी जो हमने एडजस्ट कर रहे हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेना है। ओके, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो क्रायोस्कोपिक मेथड वाला। जो हमारा सेकंड मेथड आता है वो आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। इस मेथड में हम ई वैल्यू का यूज़ करते हैं। ई वैल्यू बताता है कि 1 ग्राम ड्रग कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ टोनिसिटी। ठीक है, अब जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ NaCl ऐड करके हम सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना रहे थे। ठीक है, तो यही काम इधर भी करना है हमको, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और कॉमन मेथड हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की तो वो होता है E = 17 × लीज़ो/m। ठीक है, जिधर ई होता है हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, लीज़ो हमारा कांस्टेंट होता है जिसे हम लीज़ो वैल्यू बोलते हैं, और एम होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मेथड्स इंक्लूडिंग इन क्लास सेकेंड। तो क्लास फर्स्ट में हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए पढ़े। अब क्लास सेकंड में जितने भी मेथड आते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, जिसमें हमें टोनिसिटी को बेसिकली कम करना होता है बाय एडिंग वाटर। अब टोनिसिटी कैसे कम करोगे, आप कंसंट्रेशन कैसे कम करोगे, उसे डाइल्यूट करके, और डाइल्यूट हम वाटर ऐड करके करते हैं। इसमें भी 2 मेथड होते हैं, वाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल मेथड। तो पहले हम देखते हैं अपना वाइट विंसेंट मेथड। ठीक है, तो वाइट विंसेंट मेथड जो होता है बेसिकली इस मेथड में हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना वॉल्यूम आइसोटोनिक सोल्यूशन का बनेगा। ठीक है, मत उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, मतलब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितना वॉल्यूम बनाना है अपने आइसोटोनिक सोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसको लेते हैं और रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक वाटर ऐड कर लेते हैं। और अगर हम बात करें कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इससे टोनिसिटी एडजस्ट करने के बाद, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा बेसिकली जो V = W.E × 1.1। ठीक है, इधर V होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ड्रग विद वाटर। मतलब जो हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन का जो वॉल्यूम बनाया है वाटर मिक्स करके, जो हमने रिक्वायर्ड अमाउंट तक वाटर मिक्स किया था ना, वही होता है हमारा V। उसके बाद W होता है हमारा वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, E होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वाइट विंसेंट मेथड। नेक्स्ट है स्प्राउल मेथड, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी आज का। तो ये वाइट विंसेंट मेथड का मॉडिफाइड और सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसमें ना टेबल्स का यूज़ होता है जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और अगर हम बात करें फॉर्मूला की तो इसमें ना देखो फॉर्मूला होता है V = 0.3.E × 1.1। अब देखो उधर हम क्या कर रहे थे, ये फॉर्मूला आपको बहुत हद तक देखा देखा लग रहा होगा, बहुत हद तक सिमिलर होता है वाइट विंसेंट मेथड से। इधर बस W की जगह 0.3 हमने पुट किया है, तो ये हम सेट कर लेते हैं W की जगह 0.3। अब देखो इसे ही आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, V = 33.33E। ये हमने बस इनटू कर दिया है 111.1 से, और हमारा ये फॉर्मूला इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको अगर V फाइंड करना होगा तो E की वैल्यू दे रखी हुई जो आप पुट करोगे और आपका V आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। सो डिकोडर्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमने अपना एसिड बेस बफर कम्प्लीटली कवर किया, जिसमें हमने थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, पीएच पीओएच क्या होता है वो अच्छे से देखा, हेंड्रोसेल-हेसलबैक इक्वेशन देखी, उसके बाद हमने टोनिसिटी देखा, टोनिसिटी के मेथड्स देखे, हम उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फार्मर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।